नमस्कार, मैं शशि बंसल न्यूज़ चैनल IPN 24 के साथ आइए डालते हैं नज़र आज के कुछ खास समाचारों पर। फ्रांस से 3 लड़ाकू राफेल विमानों का चौथा जत्था बुधवार शाम भारत पहुंच गया है। इन विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की हमला करने की क्षमता में और इजाफा होगा। वायुसेना ने बताया कि ये विमान फ्रांस से भारत आने के दौरान रास्ते में कहीं भी नहीं रुके और संयुक्त अरब अमीरात के वायुसेना टैंकरों ने आसमान में ही विमानों में ईंधन भरा। भारतीय वायुसेना ने राफेल विमानों में ईंधन भरने के लिए UAE की वायुसेना का आभार जताया और इसे दो वायुसेनाओं के बीच मजबूत रिश्तों में एक और मील का पत्थर बताया। वायुसेना ने उस स्थान का खुलासा नहीं किया है जहां राफेल विमान पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती करने का फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। गौरतलब है कि देर रात ही खबर आई थी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटा दी गई है, लेकिन अब ये फैसला वापस ले लिया गया है। भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें उन दरों पर बनी रहेंगी जो 2020-21 की अंतिम तिमाही में मौजूद थी। गौरतलब है कि सरकार ने बुधवार यानी 31 मार्च को आम आदमी की PPF, सुकन्या समृद्धि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, NSC, छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों में कटौती कर जोरदार झटका दिया था। हरिद्वार में आज से महाकुंभ 2021 का शुभारंभ हो गया है। 30 अप्रैल तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कोविड-19 की 72 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के श्रद्धालु गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। गौर हो कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है और कोरोना महामारी के चलते अब शासन प्रशासन सख्त है। सरकार ने श्रद्धालुओं से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की है। मेले में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। लोगों को मेला क्षेत्र में मास्क लगाकर रखना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन समेत अन्य प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखना होगा। एंट्री के पहले अब हर श्रद्धालुओं को पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। गाइडलाइंस के अनुसार कुंभ में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। राज्य के सभी बॉर्डर पर रैंडम चेकिंग होगी। वहीं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बॉर्डर चेक पोस्ट पर भी चेकिंग हो रही है। पहले से कराए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का SMS दिखाना जरूरी होगा। हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट साथ होनी चाहिए। ये भी देखा जाएगा कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालु एक्टिव कंटेनमेंट जोन से ना आते हों। वहीं इससे पहले हरिद्वार में कुंभ मेला परियोजना क्षेत्र में भूमिगत केबल परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और हवा चलने तथा बारिश के कारण बिजली की आपूर्ति में होने वाली बाधा खत्म हो जाएगी। साल 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की है। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा, मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला है। 5 सदस्यों की जूरी आशा भोसले, सुभाष घई, मोहन लाल, शंकर महादेवन और विश्वजीत चटर्जी ने एक मत से इसकी सिफारिश की है। आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह हिंदी सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जिसकी शुरुआत सन 1969 में हुई थी। सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए नकद और स्वर्ण कमल पदक व एक शॉल प्रदान की जाती है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में लगातार चिंता बढ़ रही है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए मामले में बड़ा उछाल देखा गया है। बीते 24 घंटों में यहां 72,000 से अधिक नए कोविड केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 450 से अधिक लोगों की जान गई है। यह बीते करीब 1 महीने में कोरोना के मामलों और मृतकों की संख्या में 24 घंटों के दौरान सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में कोविड-19 के 72,300
330 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 459 लोगों ने इस घातक संक्रमण की वजह से जान गंवाई है। यह इस साल कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बाद से एक दिन में संक्रमण और मृतकों की सबसे बड़ी संख्या है। करीब 116 दिन बाद एक दिन में वायरस से मौत के इतने अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमण के मामलों की बात करें तो इससे पहले 11 अक्टूबर 2020 को एक दिन में 75 लाख के लगभग मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरीजों के ठीक होने की दर में भी लगातार गिरावट आ रही है। इस वक्त देश में रिकवरी रेट 93.89% है, जबकि कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर 1.33% है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर देश भर में टीकाकरण जोर शोर से जारी है। अब तक 6,51,17,896 टीके लगाए जा चुके हैं। 1 अप्रैल यानी आज से 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में जाकर टीकाकरण करवाया जा सकता है। एमपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को भी प्रदेश में 2300 से ज्यादा मरीज मिले हैं। भोपाल, इंदौर में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सूरत जाने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। इस बैठक में उन्होंने साफ कर दिया है कि अब प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार का लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार ने 15 अप्रैल तक महाराष्ट्र बॉर्डर सील करने का भी निर्णय लिया है। इस दौरान बसें न आ सकेंगी और न जा सकेंगी। सीमावर्ती जिलों में और सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि छिंदवाड़ा और बड़वानी में भी अब संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण वाले जिलों में 15 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने 3 महीने तक के लिए राज्य में एस्मा लागू कर दिया है। बुधवार को मध्य प्रदेश में कोरोना के 2332 मरीज मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या भोपाल और इंदौर के मरीजों की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज की सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही वैक्सीनेशन के कार्य में भी गति दी जा रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 15,000 से अधिक बेड बढ़ाए जा रहे हैं। अभी प्रदेश में कोरोना के लिए सामान्य ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कुल संख्या 20,139 है, जिसे बढ़ाकर 35,621 किया जा रहा है। इसके अलावा यह तय किया गया है कि भोपाल में रोज 40,000 और इंदौर में 50,000 टीके लगेंगे। लापरवाही बरतने वाले लोगों पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। वहीं 2 अप्रैल को कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्रीय सचिव के साथ बैठक होगी। इस बैठक के बाद ही लॉकडाउन को लेकर कोई अंतिम फैसला हो सकता है। वहीं आर्थिक गतिविधियों की वजह से सरकार पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है। भिलाई इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की चयन परीक्षा में दुर्ग के पद्मनाभपुर की रहने वाली सृष्टि बाफना ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। लगभग 2 लाख युवाओं को पछाड़ते हुए सृष्टि ने टॉप करके छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। सृष्टि की उपलब्धि से गदगद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर सृष्टि और उसके परिवार को बधाई दी है। साथ ही लिखा है कि आप छत्तीसगढ़ का गौरव और देश का अभिमान हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बता दें कि इसरो की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक चयन परीक्षा में सृष्टि बाफना ने यह उपलब्धि हासिल की है। अब ध्यान दिलाना चाहेंगे एक और अति खास खबर की ओर। ट्रेन में यात्री अब रात को मोबाइल फोन और लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकेंगे। रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट्स में पावर सप्लाई बंद रहेगी। रेलवे ने आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए यह फैसला किया है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, और चलते चलते आप सभी से पुनः अनुरोध करूंगी कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमें अपना फीडबैक देते रहिए। तो मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नई खास जानकारियों के साथ। तो दीजिए अनुमति शशि बंसल को। नमस्कार।